हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 9 मई। द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आज दो टॉपिक्स है, काफ़ी लेंदी हो गया था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा न्यूज़ एनालिसिस 25 मिनट से अबव हो। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सर्विस चार्ज। इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है। इसको डिटेल मैनर में समझेंगे। दूसरा टॉपिक होगा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल प्लस ड्रोन से अटैक किया, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया है। ये वर्क करता क्या है, कैसे है, इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है और बाकी कंट्रीज़ के पास कौन कौन सा है, और यूएस का रोल समझेंगे। काटसा एक्ट को समझेंगे जो प्रेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता, और मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम लोग यूएस के साथ करते हैं, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आज के न्यूज़पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है सर्विस चार्ज से। देखिए, आज की डेट में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है पिछले 3 सालों से कि ये सर्विस चार्जेस जो आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसे रखें या फिर बैन कर दें। इसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने एक गाइडलाइन लेके आते हैं 2022 में। ये कहते हैं कि टोटली बैन लगा दिया जाता है ये सर्विस चार्जेस पे। इसके खिलाफ में NRAI, FHRAI, NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर बाद में आता है FHRAI, ये है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों हाई कोर्ट जाते हैं दिल्ली के, वहाँ पे ये केस फाइल करते हैं, इससे रिलेटेड है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर होटल पे जाते हो, जो सर्विस चार्ज होता है वो वेरी करता है 5 से लेके 20% तक, ठीक है। 5 भी देख सकते हो किसी रेस्टोरेंट में, 10 भी देख सकते हो, 15 भी देख सकते हो, और मैक्सिमम 20% तक ये चला जाता है आपका सर्विस चार्ज। तो इसी को देखते हुए CCPA ने एक गाइडलाइन लाई 2020 में, और ये बोला गया जो ये सर्विस चार्ज है इसे टोटली बैन कर दिया जाता है। और जो रेस्टोरेंट बॉडीज़ हैं, जिनके रेस्टोरेंट थे, जिन जो लोग थे, उन लोगों ने बोला कि आप जो ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है ये काफ़ी गलत है। जो कि ये जो टिप मिलता था, सर्विस चार्ज आती थी, ठीक है, वो ये लोग क्या करते थे, जो इनके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, स्टाफ थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मतलब सैलरी तो मिल रही है प्लस ये टिप के पैसे उनकी सैलरी में ऐड कर देते थे और इनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती थी। ये कहना था इन रेस्टोरेंट का। कंज्यूमर की बात किया जाए तो कंज्यूमर बोलते हैं देखो, जो मैं टिप दे रहा हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कि वहाँ की जो सर्विस है, जो सर्विस क्वालिटी है, वो मुझे पसंद आई कि नहीं आई, उसके अकॉर्डिंग मैं पे करूँगा। ना कि कोई बिल आया, ठीक है, और उस बिल में आने के बाद पता चल रहा है कि मेरे को, मैं तो सोच के गया था यार कितना ही टफ सर्विस चार्ज लगेगा, 5% लग जाएगा, 20% नहीं, सॉरी 10% लग जाएगा। बट कई बार क्या होता है ये 20% तक चला जाता है, और ये आपको पता नहीं होता जब तक वो बिल नहीं आया, ठीक है। ये जो इलीगल तरीके से सर्विस टैक्स लग रहा था लोगों के ऊपर या फिर सर्विस चार्ज लग रहा था, ये बहुत गलत था। तो कंज्यूमर लोगों ने काफ़ी सारे रिपोर्ट, और या फिर कई बार ये हुआ है कि झगड़े हुए हैं रेस्टोरेंट में। कंज्यूमर नहीं चाहता, मैं और आप नहीं चाहते, क्योंकि सर्विस हमें पसंद नहीं है, मैं आपको टिप नहीं देना चाहता, और वो लोग बिल लेके आते हैं और बिल में दिखाते हैं देखो ये सर्विस चार्ज हमने लिख रखा है कि आपको 20% देना है तो देना है, चाहे वो 5% हो, कुछ भी हो। और वहाँ पे सर्विस जो आपने ली है वो एकदम थर्ड क्लास थी। तो ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए आ रही है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, 1958 में एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी ने बोला कि जो सर्विस चार्ज है इसे टोटली बैन कर देना चाहिए। इस कमेटी का नाम था होटल स्टैंडर्ड एंड रेट स्ट्रक्चर कमेटी। इसे जो चेयर्ड किए थे दीवान चमन लाल, इन्होंने ये लीड किया था। इन्होंने ये देखा कि जो वर्कर्स हैं रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, उनको जब टिप मिलता है तो ये एक तरीके से अनडिग्निफाइड है। मतलब बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ देखे हो, ये 1958 की बात हो रही है, तो वो लोग क्या करते थे बॉलीवुड के पीछे चेयरों पे, चेयर बोल रहा हूँ, टेबल पे पैसा फेंक देते थे, अच्छा ये लो छोटू तुम्हारा टिप ये ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर होता है, तो ये एक तरीके से अनडिग्निफाइड है, ये रिपोर्ट ने कहा। और दूसरा ये भी बोला कि ये जो सर्विस चार्ज है ये एक तरीके से जो कंज्यूमर है इसके ऊपर थोपा जा रहा है, इनका हरासमेंट हो रहा है। मतलब इनको पता नहीं है कितना चार्ज पे करना है, इनको क्वालिटी अच्छी मिली नहीं, सर्विस क्वालिटी अच्छी लगी नहीं, फिर भी ये लोग पे कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये सजेशन दिया कि इसे टोटली बैन कर दिया जाए, या फिर ये
वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए कि मेरे को कहीं गया, मैं कहीं गया और कहीं का किसी रेस्टोरेंट या होटल की सर्विस मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं अपने आप से कितना भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी मैं 100 रुपये दूँ या 1000 रुपये दूँ। ठीक है, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि रेस्टोरेंट और होटल पहले से ये बता के रखे कि नहीं नहीं आपको तो 2000 रुपये पे करना है सर्विस चार्ज। ठीक, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो एक क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर 2016 में बहुत सारे केसेस आते हैं कि जो ये सर्विस चार्ज है बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इसको देखते हुए यहाँ पे टेम्परेरी बैन लगाने की बात की जाती है कि चलो ये जो सर्विस चार्ज है इसे बैन लगाते हैं और ये वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग कर देते हैं। तो CCPA ये आता है 2022 में, जैसे मैंने अभी बताया, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आता है कि देखो अब हम लोग जो ये सर्विस चार्ज है या फिर आप किसी भी नाम पर इस तरीके का चार्ज किसी भी कंज्यूमर से आप नहीं ले सकते हो। टोटली ये बैन लगा दिया जाता है 2022 में। तो 3 साल से ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है दिल्ली के। तो अब रेस्टोरेंट है, जैसे मैंने अभी बताया ना, NRAI, इसके अंदर 7000 मेंबर्स हैं। FHRAI इसमें ज़्यादा मेंबर्स है, 55,000 होटल्स एंड 5 लाख रेस्टोरेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये लोग कुछ डिमांड करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि देखो, पहली तो बात ये है कि पिछले 80 साल से ये सर्विस चार्ज चला आ रहा है, उस समय से अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तो आगे क्यों प्रॉब्लम है? वैसे कोई लॉजिक तो है नहीं, फिर भी ये लोगों ने ये पॉइंट रखा है। दूसरा ये बोला गया है कि देखो, जब आप ये टिप पे करते हो, सर्विस चार्ज पे करते हो, तो ये हम लोग अपने स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये बात रखी गई है। और ये जो गाइडलाइन है, इससे पहले कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं था, ना कि आज के डेट पे भी कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। तो इस तरीके का गाइडलाइन हम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। अब कोर्ट की रूलिंग की बात कर लेते हैं। 2022 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे रखा है कि जो ये CCPA है गाइडलाइन, इसे टेम्परेरी स्टे लगा दिया गया, कि इसे रोक दिया गया और सर्विस चार्ज को फिर से स्टार्ट कर दिया गया 2022 में। बट मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का फिर से रूलिंग आता है। इसमें सर्विस चार्ज को, या फिर आप जो टिप बोलते हो, इसे वॉलंटरी बेसिस पे कर दिया गया। मतलब 2022 के जजमेंट को हटा दिया जाता है और नया जजमेंट देते हैं कि जो टिप दे रहे हो, सर्विस चार्ज दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है, देना है तो दो, नहीं देना है तो ना दो। और ये कंपलसरी नहीं है सर्विस चार्ज। ठीक है, किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ये कंपलसरी नहीं रहता है। तो इसी को लेकर के जो ये 2025 में ये जो जजमेंट आया है मार्च के महीने में, इसी को लेकर के फिर से रेस्टोरेंट और होटल सब ने अपना अपील दायर किया है, फाइल किया है कि ये जो जजमेंट है ये गलत है। तो इसके लिए ये वापस दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे हैं। ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, आज के द हिंदू में ये फ्रंट पेज पे है, इंडिया हिट्स बैक आफ्टर इंटरसेप्टिंग पाक स्ट्राइक। पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने ड्रोन अटैक किया इंडिया के ऊपर, प्लस मिसाइल से अटैक किया। इसको रोकने के लिए हमने ADS, एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया है। जो ये स्ट्राइक था, जो बॉर्डर एरिया है, खासकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन स्टेट के कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे काफ़ी बड़ा अटैक था, जिसे रोक लिया गया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। आज के डेट पे इंडिया के पास जो मेजरली यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके लिए आकाश, जो एक इंडिजिनस है, और दूसरा है, हम सबको पता है, S-400। ये दोनों एक टाइप के क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। अगर आसमान में हमारे ऊपर मिसाइल से, फाइटर जेट या फिर कोई ड्रोन हो, या फिर अनमैन एरियल व्हीकल हो, इसके हेल्प से हमारे ऊपर अटैक होगा, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लगती है इसके खिलाफ। कैसे वर्क करता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें लगे रहते हैं, देखो, दो तरीके के होते हैं। एक तो सैटेलाइट बेस होता है, एक सैटेलाइट्स होते हैं, और दूसरा होता है रेडार, जो जनरली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इस रेडार में लगा होता है ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडियो वेव। याद रखिएगा, ट्रांसमीटर क्या इमिट करता है, ये आपका इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है।
ये आ गया आपका, ये किसी व्हीकल पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिट कर रहा है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके वे में सपोज करो कोई फाइटर जेट आ जाए, या फिर मिसाइल, ड्रोन, यूएवी, तो ये डिटेक्ट करता है और ये वापस, ये वेव वापस जाता है। कहाँ पे जाएगा ये वापस? ये आपका आता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा? रिसीव करता है, ये पता करता है कि जो आ रहा है इसके वे में है वो एनिमी प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है, कितने स्पीड से आ रही है, क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकता है, इसके बारे में रिसीवर पता करता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी पार्टी होती है, कोई जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इस जो ये प्रॉपर्टी आ रही है, एनिमी प्रॉपर्टी आ रही है, उसके खिलाफ क्या एक्शंस लेना चाहिए वो डिसीजन लिया जाता है। अब ये जो रेडार सिस्टम होते हैं, ये भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ग्राउंड बेस, सिप बेस और एयरबोर्न, एयर बॉर्न स्कैनर। ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी यूएस के प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक और फ्लाइट चलता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा रेडार लगा रहता है, ठीक है। तो ये एयरबॉर्न, ये स्कैनर होता है, रेडार सिस्टम होता है जो कि उनके साथ वर्क करता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस किस टाइप के मिलते हैं। अब पता चल गया कि कोई मिसाइल या फिर कुछ भी हमारी तरफ आ रहा है तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। हमने क्या यूज़ किया? S-400, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा ये किस टाइप का मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज जो है 400 किलोमीटर तक का है। ये इजिली डिटेक्ट कर लेता है। हमारे पास S-400 है, इंडिया के पास, याद रखिएगा इंडिया के पास S-400 है, जो कि हमने किससे लिया है? रसिया से लिया है। इसराइल यूज करता है, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन किस टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ करते हैं। अब S-400 की जो स्टोरी है काफ़ी यूनिक है। जब हमने इसे परचेज करने का प्लान किया तो ट्रम्प थे पावर में, 2017 की स्टोरी है। ट्रम्प क्या कहते हैं कि जो भी हमारी एनिमीज़ कंट्री है, हम सबको पता है रसिया होगी, नॉर्थ कोरिया होगी, और एक और कौन सी है, गैस करिए। ऑब्वियस सी बात है, ईरान। इन तीन कंट्रीज़ के साथ कोई फाइनेंशियल डील करता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो इनके पास पैसे जा रहे हैं, ठीक। अगर इस तरीके का डील कर रहा है तो इनके ऊपर लगेगा काटसा एक्ट, CAATSA, काटसा एक्ट इनके खिलाफ लगेगा। मतलब कोई कंट्री है, सपोज करो ए कंट्री ने, कोई भी ए कंट्री है, इसने इन तीन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्रीज के साथ कोई डील कर ली, तो उसके ऊपर ये काटसा एक्ट लगेगा। इसके अंदर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के सैंक्शंस लग जाएंगे, ठीक। क्या क्या डील हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, इन कंट्रीज के साथ आपने ऑयल खरीदा, ठीक, गैस खरीद रहे हो, नेचुरल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खरीद रहे हो इनके साथ, प्लस डिफेंस टाइज रख रहे हो इन कंट्रीज के साथ, आप डिफेंस टाइज रख रहे हो इन कंट्रीज के साथ, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो, यानी कि SBI का ब्रांच हम लोग रसिया में भी ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के डील कर रहे हो तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकता है। इसके अंदर इंडिया भी आ सकता था, क्यों? क्योंकि हम लोग S-400 परचेज करने वाले थे। नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, रसिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है ब्रह्मोस में रसिया के साथ। सुखोई फाइटर जेट, कैसे भूल सकते हो आप? इसकी टेक्नोलॉजी अपडेट ये सब हम लोग रसिया के साथ करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर काटसा एक्ट लगना पॉसिबल था। फिर आता है एक इंडियन ऑरिजिन के पर्सन, ये आपके इंडियन अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन,
कांग्रेसमैन थे, जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग अमेरिका में, वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कांग्रेसमैन थे, इनका नाम था रो खन्ना। अब यहाँ पे देखिए इंडियन डायस्पोरा का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको मीन्स में आ जाए अगर पूछ ले क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, रो खन्ना ने किया कि एक बिल पास किया, कांग्रेस में एक बिल लेके आए जिसमें ये बोला गया कि इंडिया को इट्स काटसा एक्ट से बाहर रखें, क्योंकि आज की डेट में इंडिया को मिसाइल्स ये सब खरीदना जरूरी है, एक साइड चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो ये बिल लेके आए और जो कि पास हो गया, और काटसा एक्ट के अंदर इंडिया नहीं आया, तो उसके ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगे। तो इंडियन डायस्पोरा का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल रहा है। साथ ही साथ अब ये भी है कि भाई हमने भी तो अटैक किया था पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें हमने इसराइल सुसाइड ड्रोन का यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। हारूप नाम याद रखिएगा, हारूप ड्रोन था, एक सुसाइडल ड्रोन है। मतलब सुसाइडल ड्रोन का मतलब होता है कि ड्रोन ये ड्रोन है आपका, ये टारगेट है, तो ये ड्रोन ना उस टारगेट से सीधे जाके हिट करता है, ठीक। इस टाइप का ड्रोन का यूज़ किया है। और प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम लोग अमेरिका के साथ करते रहते हैं। इतना कुछ पढ़ रहे तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा न्यूज़ में उसी के बारे में बात करेंगे, मालाबार, ठीक। दूसरा वज्र प्रहार। तीसरा आपका आ जाता है युद्ध अभ्यास। कोप। तीसरा आ जाता है आपका, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, रेड फ्लैग 6 है, ठीक है, याद रखिए 6 है रेड फ्लैग, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। रिम पैक। जो मलाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया, यूएस प्लस जापान मिलकर करता है, ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार, ये एक स्पेशल फोर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें हमारे और उनके कंट्री के। और ये युद्ध अभ्यास जो है ये हम लोग बायलैटरल आर्मी फोर्सेस के बीच में होती है, उनकी आर्मी फोर्सेस आती है, हमारी आती है। कोप एयर फोर्स एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग ये भी एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है। रिम पैक, रिम ऑफ पैसिफिक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ये यूएस कंडक्ट कराता है, बहुत सारी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, उस कंट्रीज के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल मैनर में समझा दिया।